दोस्तों अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। दोस्तों जैसे हमने सभी सिस्टम्स के बारे में देखा है कि उसमें किस तरह से हर एक जगह पे हमने देखा है कि नर्वस सिस्टम का क्या महत्व रहता है, या नर्वस कंट्रोल या फिर नर्व सप्लाई क्या क्या रहता है हर एक सिस्टम में, हर एक ऑर्गन्स में या टिश्यू लेवल पे भी हमने देखा। तो बहुत ज़्यादा महत्व रहता है नर्वस सिस्टम का, क्योंकि जो पूरे बॉडी के जो फंक्शंस चलते हैं उनमें मैसेज ट्रांसमिशन करने का और वेरियस जो बॉडी में फंक्शंस चलते हैं उनमें एक तरह का कोरिलेशन या फिर एक कोऑर्डिनेशन करने का काम नर्वस सिस्टम की तरफ से किया जाता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम रहती है वो हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, और उसके बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम में कौन से ऐसे टाइप्स रहते हैं या फिर कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में अब हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरह से नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होती है और उसके क्या क्या महत्व होता है। तो नर्वस सिस्टम का ट्रांसमिट्स मैसेजेस एंड कोरिलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो ये जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है वो अलग अलग मैसेज को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम ब्रेन टू टिश्यू लेवल तक, या फिर रिसेप्टर या टिश्यू मसल ग्लैंड से ब्रेन तक वो मैसेज ट्रांसमिट करने का काम नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स होमियोस्टैसिस थ्रू इम्पल्सेस डिलीवर्ड वाया न्यूरॉन्स। तो ये जो नर्वस सिस्टम होती है वो होमियोस्टैसिस में भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो दोस्तों ये जो नर्वस सिस्टम होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसके अंदर जो पार्ट्स या जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो रहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहती है उसके फिर दो टाइप आते हैं, एक रहते हैं एफेरेंट नर्वस सिस्टम और दूसरा रहता है इफेरेंट नर्वस सिस्टम। तो ये जो एफेरेंट नर्वस सिस्टम रहेगी वो क्या करेगी, फ्रॉम रिसेप्टर टू नर्वस सिस्टम या ब्रेन तक ले जाने का काम थ्रू एफेरेंट नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मतलब किसी भी रिसेप्टर मतलब मसल या ग्लैंड से जो सिग्नल आएगा उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारी एफरेंट नर्वस सिस्टम करेगी, और इफरेंट नर्वस सिस्टम जो रहेगी वो ब्रेन से मतलब सीएनएस से उस मसल या ग्लैंड तक स्टिमुलस ले जाने का काम करती है। दोस्तों अगेन हम देखेंगे कि ये जो एफरेंट नर्वस सिस्टम रहती है उसके फिर से दो टाइप्स रहते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो टाइप है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके फिर दो पार्ट्स में डिवीजन किया जाता है। एक रहती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है लाइक हार्ट एंड अदर्स वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखने के बाद अब हम देखेंगे कि जो नर्वस टिश्यू रहती है या नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो टिश्यू रहती है उसके अंदर कौन सी सेल रहती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो दो टाइप्स की सेल हमें दिखाई देती है, एक तो रहते हैं न्यूरॉन्स और दूसरी रहती है न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो ये दो टाइप की सेल्स हमें मिलती है नर्वस सिस्टम में, एक रहते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे रहते हैं न्यूरोग्लिया। तो उसके बारे में अब हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स जो सेल रहती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स रहते हैं नर्वस सिस्टम के। वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैरीज करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, मतलब एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम न्यूरॉन की तरफ से किया जाता है। तो दोस्तों अब हम न्यूरॉन्स को डिटेल में समझेंगे कि न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या होता है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम रहते हैं, और इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम न्यूरॉन्स की तरफ से होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, या ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल, वो उसके कॉम्पोनेंट्स रहते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइटिस और एक्सॉन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है सेल बॉडी का पोर्शन है, उसके बाद ये जो है वो एक्सॉन्स है, और ये जो दिखाई दे रहे छोटे छोटे ये डेंड्राइट्स हैं। तो इस तरह से हम न्यूरॉन्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट
ये जो बॉडी सेल रहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस रहते हैं और ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सेल बॉडी है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा और ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म रहता है। और उस साइटोप्लाज्म में कौन से सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, तो उसके अंदर रहता है, उसे हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, लाइसोसोम्स रहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, लाइफोफिस्किन रहते हैं, दैट इज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या नील्स बॉडीज रहती है। ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही वो काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, और रीजनरेशन ऑफ नर्वस टिश्यू में भी वो रोल निभाते हैं। उसके बाद वहाँ पे रहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसके बारे में अभी हमने देखा। तो दोस्तों जिस तरह से हमने देखा कि सेल बॉडी के अंदर इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, वैसे ही डेंड्राइट्स जो रहते हैं वो एक्चुअली क्या काम करते हैं, इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने का काम ये डेंड्राइट्स की मदद से किया जाता है। और तो एक्सॉन जो रहते हैं, अभी एक्सॉन का क्या फंक्शन रहेगा, इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन और मसल और ग्लैंड। मतलब एक्सॉन का फंक्शन रहेगा कि एक सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन कैरी करना, या फिर एक मसल से दूसरे मसल या एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड में नर्वस जो इम्पल्स आने वाले हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करने का काम एक्सॉन की तरफ से किया जाता है। ये जो एक्सॉन्स रहते हैं दोस्तों, इट डज नॉट कंटेन्स नील्स बॉडी, हेंस इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब एक्सॉन के अंदर कोई नील्स बॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है, इस वजह से एक्सॉन के अंदर किसी भी तरह का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। और एक्सॉन के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने न्यूरॉन्स का कंपोनेंट्स देखे कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन रहते हैं। वैसे ही अब आगे हम बढ़ेंगे, नर्व फाइबर मतलब क्या। तो एन एक्सॉन अलोंग विथ शीथ इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर। मतलब एक्सॉन का ऐसा पार्ट जिसके साथ एक शीथ रहती है उसे हम नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो उसके भी दो टाइप्स रहते हैं, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरे रहता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं वो आउटसाइड सीएनएस रहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं वो इनसाइड सीएनएस या सीएनएस के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो रहते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर उपस्थित रहते हैं। माइलिन शीथ इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो माइलिन शीथ होता है वो उसका फंक्शन क्या रहता है कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर तरीके से होने के लिए इस शीथ की ज़रूरत होती है। और माइलिन शीथ प्रोवाइड इंसुलेशन एंड स्पीड अप द नर्व कंडक्शन। तो नर्व कंडक्शन अच्छी तरह से होने के लिए और जो शीथ जो न्यूरॉन्स है उनको एक प्रॉपर इंसुलेशन मतलब प्रोटेक्शन होने के लिए इस माइलिनेटेड शीथ की ज़रूरत होती है। तो ये जो माइलिनेटेड शीथ होता है वो उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। ये जो माइलिनेटेड शीथ रहता है उसके अंदर 40% तक वाटर रहता है, 70 to 85% तक लिपिड्स रहते हैं और 15 to 30% तक प्रोटीन्स उसके अंदर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू माइलिन शीथ रीजनरेशन ऑफ डैमेज नर्व बिकम्स पॉसिबल। मतलब जो सीएनएस के अंदर तो कोई नर्व रीजनरेट या उसका स्ट्रक्चर या जो भी डिस्ट्रॉयड हुए नर्व से वो रिफॉर्म नहीं होंगे, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ हद तक ये माइलिन शीथ की मदद से हम जो डैमेज नर्व्स है उनका रीजनरेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली वहाँ पे जो रीजनरेशन का काम करते हैं उनको न्यूरोलेमा कहते हैं। इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। मतलब जो इंजर्ड एक्सॉन है और या जो डेंड्राइट्स है उसमें अगर कुछ इंजरी आ गई या डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उनको रिपेयर करने का काम जो करते हैं उन्हें हम न्यूरोलेमा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि जो नर्व फाइबर रहते हैं वो एक्सॉन अलॉन्ग विथ शीथ उसे हम नर्व फाइबर कहते हैं। उसके हमने दो टाइप्स देखे, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहता है, दूसरे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं। माइलिनेटेड के बारे में हमने देखा कि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर उपस्थित रहते हैं और ये जो नॉन माइलिनेटेड रहते हैं वो इनसाइड द सीएनएस प्रेजेंट रहते हैं। अब आगे हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है
उनके कौन से टाइप्स आते हैं उनको उनके बारे में देखेंगे। तो 3 टाइप्स रहते हैं न्यूरॉन्स के, एक रहते हैं मल्टीपोलर, दूसरा टाइप है बायपोलर और थर्ड टाइप है यूनिपोलर। तो जो मल्टीपोलर रहते हैं इट हैज़ मेनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन, मतलब एक एक्सॉन रहेगा और डेंड्राइट्स बहुत सारे रहेंगे। सेकंड टाइप जो है वो है बायपोलर। बायपोलर जो रहते हैं वो सेंसरी रहते हैं, सेंसरी नर्व्स रहती है, और ये जो बायपोलर्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं रेटिना के अंदर। और जो यूनिपोलर है वो 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन, मतलब एक ही डेंड्राइट होगा और एक ही एक्सॉन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स देखे, मल्टीपोलर, बायपोलर एंड यूनिपोलर। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखे अकॉर्डिंग टू उनके स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हो गया, अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखेंगे, फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं वो एक्चुअली एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है उनको। वो जो इट कन्वेज इम्पल्स फ्रॉम स्किन, मसल, जॉइंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो रिसेप्टर्स है उनसे वो जानकारी लेंगे और वो आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजने का काम ये सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूरॉन है वो है मोटर न्यूरॉन, इन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो एफरेंट न्यूरॉन जो रहते हैं वो इट कन्वेज इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, ग्लैंड एंड स्किन, मतलब ब्रेन से वो जहाँ पे एक्शन करनी है, मतलब जहाँ पे मसल या ग्लैंड जहाँ पे उन्हें जाना है वहाँ भेजने का काम मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। और थर्ड जो है वो एसोसिएशन न्यूरॉन। तो ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन रहते हैं वो इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी टू मोटर, मतलब सेंसरी से मोटर में मोटर न्यूरॉन तक जाने का काम। लास्ट जो है वो है एसोसिएशन न्यूरॉन। तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन का फंक्शन ये है कि इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स, मतलब से जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने न्यूरॉन्स के जो प्रकार है, एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्म पे और दूसरा फंक्शनल फॉर्म पे देखा। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन, मतलब ये न्यूरॉन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं इट टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनका बेसिक फंक्शन ये है कि ये किसी भी इम्पल्स को जनरेट भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम भी ये करते हैं। एंड इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये कभी उत्पादन नहीं होता है, एक बार खराब हो गए तो खराब ही हो जाते हैं। मतलब एक्सेप्शन है कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वहाँ पे जो न्यूरोलेमा के बारे में हमने अभी देखा था कि वो उसे प्रोड्यूस करती है, मतलब रीजनरेशन या रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने नर्वस टिश्यू के जो 2 टाइप्स थे सेल्स के, उनमें से न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में समझा। अब जो सेकंड टाइप है न्यूरोग्लियल सेल्स, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स जो रहते हैं दे आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो सपोर्टिंग सेल्स होती है और उनके टाइप्स रहते हैं सेल्स ऑफ सीएनएस एंड सेल्स ऑफ पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहने वाली सेल्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहने वाली सेल्स। उसके फिर सेल्स ऑफ सीएनएस के फिर से 4 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, दूसरे होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड जो टाइप है वो है माइक्रोग्लिया और फोर्थ जो टाइप है वो है एपेंडेमा। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स है सेल्स ऑफ सीएनएस की। और सेल्स ऑफ पीएनएस में श्वान सेल और सैटेलाइट सेल। तो इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहले जो टाइप्स है उसमें 4 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट रहती है और दूसरा जो पीएनएस की जो सेल्स है उसके अंदर 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। ये जो एस्ट्रोसाइट्स जो रहती है इट लुक्स लाइक स्टार, मतलब स्टार जैसी वो दिखती है। दिस सेल सपोर्ट्स मेटाबॉलिक एक्सचेंज बिटवीन न्यूरॉन्स एंड कैपिलरीज इन सीएनएस, मतलब सीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स और कैपिलरीज के बीच में मेटाबॉलिक एक्सचेंज करने का काम ये एस्ट्रोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो सेल है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन इन सीएनएस, मतलब माइलिन शीट बनाने का काम इनकी तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो माइक्रोग्लिया। ये माइक्रोग्लिया सेल जो है वो उनकी फैगोसाइटिक एक्शन रहती है, मतलब कोई भी अगर पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको एनगल्फ करने का काम इनकी तरफ से किया जाता है। और लास्ट में जो है एपेंडेमा सेल, ये एपेंडेमल सेल्स जो रहते हैं ये एपिथेलियल सेल्स रहते हैं। दे असिस्ट इन सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, मतलब सीएसएफ का
सर्कुलेशन अच्छी तरह से करने में ये एपेंडेमल सेल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे जो सेल्स ऑफ पीएनएस है, जो दो टाइप्स हमने देखे थे, श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल। तो उनमें जो श्वान सेल रहते हैं उनका फंक्शन ऑलिगोडेंड्राइट्स जैसा ही होता है, और जो सैटेलाइट सेल्स जो है वो एक्चुअली